नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका पहला अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। अंत में कुंभ के अवसर पर उन्होंने अपने को प्रयाग में पाया। एक मित्र के यहां ठहरे थे और रोज मेले में आ जाया करते थे। एक रोज सवेरे ही दोनों संगम जाने के लिए नाव पर सवार हुए। धीरे धीरे सवारियां पूरी हो गईं और नाव किनारे से छूटी। लोगों ने भक्ति से पुकारा, जय गंगे, मां गंगे। नौका 2-3 गज धारा में बढ़ी होगी कि श्रीकांत ने देखा, प्रतिक्षण दूर होते हुए तट पर की भीड़ में हरिप्रसन्न खड़ा है। निश्चय हरिप्रसन्न, वो उन्हीं की तरफ देख रहा है। उसने जोर से पुकारना चाहा, हरिप्रसन्न, लेकिन किनारा दूर होता जाता था और अब उसका चिल्लाना मात्र उपहास ही होता। श्रीकांत हरिप्रसन्न को आंख आगे देख भर रह गया, कुछ भी कर धर न सका। जी की आधी बात कहने का भी अवसर नहीं पा सका। हरिप्रसन्न किनारे पर हर्ष से आंखें फाड़े खड़ा था। बड़े बड़े बाल थे, खद्दर का लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। पैरों में पता न चला कि क्या पहने हैं। श्रीकांत ने सोचा, क्या ये साधु हो गया है? हरिप्रसन्न साधु हो गया है। धीरे धीरे हरिप्रसन्न का चेहरा दृष्टि से ओझल होता गया और भीड़ की वो नदी ही कई धारा उपधाराओं में अविराम लहराती उतराती दिखती रही। श्रीकांत खोसा गया। उसके इस खोए भाव को देखकर पास बैठी सुनीता ने कहा, क्या है? श्रीकांत ने कहा, किनारे की भीड़ में अभी हरिप्रसन्न था। हरिप्रसन्न? हाँ, वहीं खड़ा था। मुझे ये डर है वो साधु तो नहीं बन गया। कुछ देर तक रुककर व्यस्त भाव से उसने कहा, सुनीता, मैं तुमसे कहता हूं वो साधु नहीं बन सकेगा। देखो, विधि की भी कैसी बात है। 14 वर्ष बाद हम आमने सामने हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। जी का एक भी संबोधन एक दूसरे के पास नहीं पहुंचा सकते। हम मिले, पर देखा तुमने? किस प्रकार मिले? सुनीता, तुमने उसे देखा? नहीं देखा, पर वो तुम्हें जरूर देख पाया होगा। क्या वो जान सका तुम कौन हो? लेकिन वो साधु नहीं बन सकेगा। सुनीता, वो साधु नहीं बन सकेगा। अन्यमनस्क होकर सुनीता ने कहा, लौटकर फिर भी तो मिल सकता है। हाँ, उसको देखना होगा, किंतु इस अपार भीड़ में वो मिलेगा? सुनीता मन ही मन उस व्यक्ति को स्पष्ट करके समझना चाहती है जो विपदाओं को सामने रखकर उनमें भटकने को बढ़ गया है और आराम को किनारा ही देता रहा है। वो हरिप्रसन्न के बारे में कुछ कुतूहल रखती है और मन ही मन उसको कुछ सनकी भी समझती है। उसे अवश्य उस पर करुणा होगी, ऐसा वो समझती है। उसे लगता है उस बेचारे को कोई भी नहीं मिली, लेकिन इस करुणा को वो अपने भीतर संजोए रखती है। सुनीता ने कहा, वो सबसे मुंह मोड़कर साधु बनने की तरफ जाता है, तब तुमको क्यों उसके बारे में परेशान होना चाहिए? श्रीकांत बोला, लेकिन वो किस तरह साधु बन सकता है? मैं उसे किस तरह साधु बनने दे सकता हूं? मैं उसका कौन हूं, ये तुम पूछती हो? तो मैं कहता हूं, मैं कोई नहीं, लेकिन मैं अपना मालिक हूं और मेरी मर्जी है। मैं उसको साधु नहीं बनने देना चाहता। तुमको नहीं मालूम उसमें क्या क्या है, और तुमको ये भी क्या मालूम है, साधुपन में निरा रेत ही रेत है, पानी कहीं भी नहीं है। हम वो साथ रहे हैं। मैं नहीं कहता विवाह करना स्वर्ग पाना है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने विवाह जाना ही नहीं और स्त्री को झेला ही नहीं, वो साधु नहीं बन सकता। मुझे आश्चर्य है कि तुम हरिप्रसन्न के विषय में अब तक इतनी उपेक्षा किस तरह रख सकी हो। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी ही राह से मैं उसे दुनिया में लाने की सोचता हूं। तुम क्या ये जानती हो कि वो अकेला ही घूम रहा है, अकेला ही काम कर रहा है? लेकिन अकेले कुछ नहीं होता, अकेले मात्र भटका जाता है। और वो ऐसा आदमी भी नहीं कि अपने जोर से वो अपने लिए मूर्ति बना ले और उसके सहारे अपना अकेलापन सर्वथा नष्ट कर ले। वो भक्त नहीं है। सुनीता ने हंसकर कहा, अच्छा 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 नहीं, हरिप्रसन्न इतना नजदीक है तो उसे खोना नहीं होगा। वो मिलना ही चाहिए और उसे पाकर नकेल पकड़कर उसे सीधी राह भी लगाना होगा। मैं तुम्हें और भी अपनी बात बतलाऊं, उसके भटकते रहने से अपने बारे में मेरा विश्वास शिथिल होता है। हरिप्रसन्न की याद मुंडीदार प्रश्नवाचक सी बनी मेरे इस जीवन के आगे खड़ी हो जाती है। मानो पूछती है, तुम ये? श्रीकांत, तुम ये? जबकि तुम ही देखो मैं क्या हूं। मुझे अपने तमाम जीवन की ओर हरिप्रसन्न की याद संदेह से संकेत करती दिख पड़ती है। मानो कुछ भीतर से अंधेरा सा उठकर तर्जनी की नोक मेरे सामने करके पूछता रहता है, ओ श्रीकांत, यही मार्ग है? यही जीवन है? इन सबसे मैं बच नहीं सकता। बचने के लिए ही मैं कहता हूं हरिप्रसन्न को पाना होगा और पाकर इस विस्मय बोधक को मिटाकर वहां जीवन के आगे निश्चयवाचक विराम चिन्ह ले आना होगा। मुझे देखना होगा कि हमारी सुनिश्चित और सुप्रतिष्ठित जीवन नीति को इस व्यक्ति की याद विचलित नहीं करती। मैं परमार्थ का कायल नहीं हूं। कोई हरिप्रसन्न की बड़ी कल्याण कामना के हेतु उसका हितु बनना चाहता हूं या उसका उद्धार करना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो मेरा अपना हित इसमें दिखता है। जब जब उसकी याद सिर उठाती है, मुझे अपनी तरफ शंका होती है, अपने औचित्य पर संदेह होता है। ऐसे मौकों पर सुनीता अनायास ऊंची हो पड़ती है। उसने कहा, लौटकर तुम, मैं कहती तो हूं, उसकी तलाश करने जाना।
नाहक पहले से फिक्र बांधकर क्या होगा। श्रीकांत ने कहना चाहा कि सुनीता के लिए इस तरह बात को छोटी समझना ठीक नहीं है, लेकिन सुनीता ने चर्चा इधर उधर कर दी और उसका ध्यान बटा दिया। सुनीता न चाहती थी कि हरिप्रसन्न को लेकर श्रीकांत अपने शब्द व्यय करें। इस प्रकार के शब्दों से हरिप्रसन्न उसके निकट कुछ अधिक रहस्यमय, अधिक ओझल, अधिक दूर ही बनता था, स्पष्ट नहीं बनता था, और वो स्पष्ट मूर्त रूप में उसे चाहती थी। उसके मन के लिए वो एक खिलौना, एक गोरख धंधा बन गया था, जिसके साथ मन कभी कभी खेल सकता था। पर यह खिलौना धोखा भी दे जाता था, क्योंकि वो एक साथ भीतर से ही अप्राप्य भी हो जाता था। उसकी रूपरेखा परिभाषा देना पाती थी। वो श्रीकांत से इस बारे में बिल्कुल बात तक भी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जिज्ञासा को अपने से बाहर तक भी नहीं करना चाहती थी। फिर भी वो किसी तरह पा लेना चाहती थी कि इस हरिप्रसन्न नाम के अनोखे बालक जीव के माँ भी है या नहीं है, तो उस माँ का वो क्या करता है, बहन है या नहीं, बहन है तो वो भाई को गंवाकर क्या करती है, और उसके अगर बंधु है तो वे कैसे हैं। अपनी कल्पना से इन सब जिज्ञासाओं को पैदा करके वो इनका उत्तर बना बनाकर अपने को दे लेती है। 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, माँ बुढ़िया है आदि। पर वे ही उत्तर उसे कभी नितांत अप्रामाणिक भी लगते हैं, और फिर जिज्ञासा पंख उठाती है। हरिप्रसन्न के भाई बहन हैं, इन सबको छोड़कर तब हरिप्रसन्न कहाँ है, और जहां है वहां क्यों है, वो कैसे रहता है, और जैसे रहता वैसे क्यों रहता है। उसने अपने स्वामी से कहा, तुम उस आदमी के बारे में बहुत व्यस्त रहते हो। तुमको मालूम है कि उसे तुम्हारी इतनी परवाह होगी कि अपना ढंग और अपना स्थान छोड़कर वो तुम्हारी बातों के पीछे चले। श्रीकांत ने कहा, हाँ, होगी और होनी पड़ेगी। नाव संगम के किनारे के पास आ रही थी। तभी एकाएक सुनीता की बांह पकड़कर श्रीकांत ने कहा, वो देखो, वो मालूम होता है। सुनीता ने किनारे की असंख्य नर नारियों की भीड़ की तरफ देखा। वहां मनुष्यों की असभ्यता के अतिरिक्त और कुछ न चिन्ह पड़ता था। उसने कहा, होगा तो होगा, आओ पहले संगम नहा लो। लौटकर हरिप्रसन्न को पाने के लिए श्रीकांत अपने डेरे से चल दिया। किंतु प्रयाग के इस बड़े नगर में और कुंभ के मेले में वो हरिप्रसन्न कहाँ मिलने वाला है। शहर में यहां देखा, वहां देखा, जहां संभावना हो सकती वहां भी देख लिया, वो नहीं मिला। तब घूम घाम कर लौट आया और सुनीता को खबर दे दी कि हरिप्रसन्न नहीं मिला। हरिप्रसन्न के लिए श्रीकांत क्यों इस तरह व्यग्र हो, पर बात यह है कि श्रीकांत जिस तरह की जिंदगी में पड़ गया है, उसमें अब भी उसके पंख गड़े नहीं हैं। वहां वो अपने को भूला भूला सा पाता है, अकेला, अमित्र, ऊपरी। सुनीता उसमें आ मिली है अवश्य, अवश्य दोनों ने एक घर बना लिया है, लेकिन वो घर ही उन दोनों के संयुक्त अस्तित्व को अपने में चुका डालता है। घर के काम धंधे की बात हो तो उसको लेकर दोनों मिल जाते हैं, वो ना हो तो फिर अपने अपने में बंद हो, अलग हो रहते हैं। परंतु हृदय संपूर्ण वृत्त की भांति हो तो शून्य हो जाए। उस हृदय को अपेक्षा रहती है कि कोई भिन्न पात्र मिले जिसमें ये अपने को उंडेल सके। इस प्रकार वो रिक्त नहीं होता और भरता ही है। सुनीता ने फिर भी सशक्त मन पाया है। सशक्त अर्थात सृजनशील, कल्पनाशील। उस कल्पक स्वभाव के सहारे वो अपने को बिना खोले भी कुछ ताज़ा ताज़ा रख लेती है। समाज क्या, राष्ट्र क्या, नीति क्या, ऐसी किसी तरह की बातें करने में उसे पीछे रहना पड़े सो नहीं, पर उन बातों के अभाव में भी रह लेती है। इसलिए अयाचित श्रीकांत के समक्ष होकर वह कभी अपने को प्रगल्भ नहीं बनाती है। घर के काम धंधे की बातों को ही श्रीकांत तक ले जाती है और बाकी बातों के लिए फिर अपने में हो रहती है। श्रीकांत को एक आधेय चाहिए। जी की बात किसके साझे में हल्की की जाए, आकांक्षाएं किसके साथ बात करके पुष्ट की जाएं। जिसके साथ गृहस्थी निभाने का काम आ गया है उसके साथ तो वही काम ठीक तरह निभा चला जाए, ये गनीमत है। लेकिन पुरुष गृहस्थी का पालनहार होकर ही अपने में तुष्ट चित्त नहीं होता। उसे कुछ और चाहिए, देश चाहिए, सुधार चाहिए, तोड़फोड़ चाहिए, और इसके लिए गिरस्तिन पत्नी के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। जीवन बिताते बिताते अब तक उसे ऐसा और कुछ नहीं मिला है। अब हरिप्रसन्न को पास देखकर उससे ये अभाव, ये मांग उत्सुक होकर उठाई है। इसी से वो प्रयाग में जैसे भी हो हरिप्रसन्न को पा लेना चाहता है। दूसरे दिन खोज करते करते एक स्थान पर अता पता मिला। तब शाम हो गई थी और वो स्थान वहां से 5 मील था। तब तो जाना न हुआ, पर उस रात को प्रसन्न होकर सोया। उसने सोचा था कि सवेरे ही वो उस स्थान पर जाएगा। सुनीता को भी उसने ये खबर सुना दी थी। सवेरे वहां पहुंचा तो मालूम हुआ हरिप्रसन्न उसी दिन 7 बजे की एक्सप्रेस से दिल्ली चल दिया है। 7 बजे की एक्सप्रेस से दिल्ली गया है। अरे दिल्ली, घड़ी में और समय था और तुरंत वो स्टेशन पर भागा। पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचता कि गाड़ी छूट गई। वो लौट आया। आकर जब उसने सुनीता से कहा कि इस तरह हरिप्रसन्न मिलकर भी नहीं मिल पाया और वो कल दिल्ली में होगा, तब पहली बार सुनीता ने विस्मय प्रकट किया। हरिप्रसन्न उसी दिल्ली में होगा जिसमें उनका घर है, ये एकदम उसके चित्त को अचिंतनीय जान पड़ा। वो दिल्ली में ही होगा, परंतु उसके पालेने का भी वहां कोई उपाय उनके हाथ में नहीं होगा, ये अनुभव कर और भी सुनीता को विस्मय हुआ। श्रीकांत ने कहा, हम कितने दिन और यहां हैं? सुनीता ने कहा, मेला तो देख ही लिया,
त्रिवेणी स्नान हो गया, अब ठहरने की और जरूरत ही क्या है। श्रीकांत ने कहा, तुम तो संक्रांति स्नान भी देखना चाहती थीं, लेकिन ये ठीक है, उसमें क्या धरा है, तो कल ही चलें। हाँ चलो। दिल्ली आकर श्रीकांत ने हरिप्रसन्न को खोजा, पर इस दिल्ली में हरिप्रसन्न की टोह ढूंढे न पाई। श्रीकांत सोचता, ऐसी वह कौन सी बात है जो हरिप्रसन्न से बाहर है। वो देखता है कि सच बहुत ही कम बातें हैं जो हरिप्रसन्न से बाहर समझी जा सकती हैं। साधु वो हो सकता है, क्रांतिकारी वो हो सकता, दुकानदार, मुनीम, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, सभी कुछ वो हो सकता है। दुकान के लिए रुपया चाहिए जरूर, पर पैसों को लेकर कहीं बैठ जाना और रुपये बनाना शुरू कर देना, ये भी बात उसके वश से बाहर नहीं जान पड़ती। और नहीं तो वो अध्यापक ही हो सकता है। ऐसा आदमी जो एक सी उद्यतता और योग्यता के साथ इन धंधों में से किसी में भी जा बैठ सकता है, वो कैसे पा लिया जाए। और इसी का क्या ठिकाना है कि वो किसी धंधे में पड़ ही गया होगा। निर्द्वंद्व, फक्कड़, मधुकरी मांगकर रहते जाना भी क्या उसकी योग्यता से बाहर है। तब उसे कहां पहुंचकर पाया जाए। श्रीकांत अपने काम में पड़ गया और दिन चलते जाने लगे। बाहर से घूम घाम कर जो परस्पर की दाम्पत्य परिचित और घरेलू ताजगी ये अपने साथ ले आए थे, इस घर के बंधे सपाट जीवन में शनय शनय फिर चुकने लगी। सुनीता पहले जैसी अज्ञात अथवा अतिशयतापूर्वक ज्ञात ही पड़ने लगी, और श्रीकांत भी अपने में समाये और बंद दिखने लगे। श्रीकांत जलसों कॉन्फ्रेंसों का कायल नहीं है, लेकिन सिनेमा घरों से इन्हें अच्छा समझ लेता है। वो कॉन्फ्रेंसों में चला जाता है और उनके सहारे अपने में कुछ जोश भी लाने की चेष्टा करता है। सुनीता घर में ही रही आती है। श्रीकांत जब कभी ऐसी जगह जाता है तब अनिवार्य रूप में पूछ लेता है, चलोगी? अब भी उसने पूछा, चलोगी? सुनीता ने अनजान बनकर पूछा, कहाँ? और जब श्रीकांत ने बतला दिया कि अमुक जलसे में, तब उसने श्रीकांत की ओर देखकर कहा, मैं वहां क्या करूंगी? श्रीकांत ने कहा, अच्छी बात है। सुनीता आगे कुछ न बोलकर कुछ न कुछ उठाने धरने में लग गई। श्रीकांत इस भाव से कि ठीक तो है, वहां जाने में क्या रखा है, चल दिया। और सुनीता भी मन ही मन में दोहराती हुई, ठीक तो है, वहां जाने में क्या रखा है, द्विगुणित वेगपूर्वक काम करने लगी। किंतु उस रोज अनायास मिल गया श्रीकांत को हरिप्रसन्न कॉन्फ्रेंस के बाहर। वो निरुद्देश्य घूम रहा था। उसी समय पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, श्रीकांत। घूमकर जो देखे तो हरिप्रसन्न। वो विस्मय में डूबा खड़ा का खड़ा रह गया, कुछ बोल न सका। हरिप्रसन्न के बड़े वाल थे, दाढ़ी भी उग रही थी, खद्दर का एक लंबा कुर्ता था, गले में चादर, ऊंची धोती और चप्पल। उसने कहा, श्रीकांत, मुझे पहचानते नहीं क्या? सहमे से दिखते हो, मैं ही हूं हरिप्रसन्न। इलाहाबाद में दिखे थे, फिर तुम्हारा पता न चला। तुम यहीं रहते हो दिल्ली? क्या करते धरते हो? श्रीकांत अब भी देख रहा था। वो देख रहा था कि ये हरिप्रसन्न का क्या हुलिया है कि ये बोलता ही जाता है और अपने साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं देखता। मैं समझता हूं वकील होंगे, शायद कहीं कुछ ऐसा सुन भी पड़ा था तो वकील हो। पढ़ना जिसने पकड़ा वो न नौकरी पर पहुंचा, वकालत पर पहुंचा। यहां क्यों खड़े हो? आओ चलें। कहां चलोगे? क्या तुम वकालत करते हो? तुम्हारे घर चलेंगे? अब अकेले तो नहीं हो ना, और मुझे तुमसे काम भी है। हरिप्रसन्न श्रीकांत को बाह में हाथ डालकर ले चला। मैं यहां काफी दिनों से आ गया हूं, 1 महीना हो गया होगा, पर इस 5 लाख के शहर में, जहां वाइसराय भी रहता है और किले के किले खड़े हैं, मेरा ठौर ठिकाना बनने में नहीं आया है। और ऐसा भी कोई आदमी नहीं दिखा जिसे मेरी जरूरत हो। गर्जमंद सब हैं, पर किसी की गर्ज मेरी राह नहीं आई। श्रीकांत ने कहा, तो फिर पहले मेरे घर कैसे चलना होगा? तुम्हारा सामान कहां पड़ा है? उसे ले लें, तब घर चलेंगे। सामान? ऐसा बहुत सामान नहीं है, और एक मंदिर में रखा है, लेकिन सामान के साथ चलूंगा। तो क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मैं तुम्हारे घर रहूंगा? नहीं श्रीकांत, रहना तो मुझे अपने आप है। श्रीकांत ने विस्मय से कहा, क्या तुम घर नहीं रहोगे? तुम्हारे घर कैसे रहूंगा? कैसे रहोगे? इसका मतलब? हरिप्रसन्न ने श्रीकांत की ओर देखकर कहा, देखो, मैं शायद घर के लिए नहीं बना हूं, मैं घर के लायक नहीं हूं, इसलिए ये जिद न करो कि मैं घर चलूं। श्रीकांत ने कहा, मैं फिजूल बात नहीं सुनना चाहता। चलो, कहां है तुम्हारा सामान? हरिप्रसन्न ने कहा, अच्छा, अभी तो ठहरो। देखो भाई, तुम्हारा घर तुम्हारा ही नहीं है, एक और भी है जिनका है। तुमने कैसे समझा? तुम अकेले को किसी अजनबी को घर में बुलाने का हक है? उनसे अनुमति लो, वो भी मुझे कहें, तभी तो मैं इस बारे में सोच सकता हूं। और मैं, तुम जानते हो, रमता राम हूं, घर में बैठना मेरे नसीब में नहीं। श्रीकांत ने कहा, वाहियात मत वको, वो तुमको जानती है। न जानती तो भी क्या, चलो, सामान लो और चलो। हरिप्रसन्न ने हंसकर कहा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और सबसे पहली बात तो तुम्हारे लिए ये जानना है कि मेरे पास 5 आने बचे हैं। 5 आनों पर बताओ भविष्य को कैसे खड़ा करना होगा,
और मैं बातों में ये भी नहीं जान सका कि मैं तुमसे कुछ रुपए भी मांग सकता हूं या नहीं। श्रीकांत ने विस्मयपूर्वक हरिप्रसन्न को देखकर कहा, मैं न मिलता तो इन 5 आनों पर तुम क्या क्या करने वाले थे? मुझे नहीं मालूम। अब क्या करोगे? कई रोज से इसी का हिसाब लगा रहा हूं। राजनीति में जो तूफान आया था वो बीत गया। तब आवारापन स्पृहणीय था, साहस का मूल्य था। ज्वार उतर जाने पर ये जो भाटा आया है, इसमें वस्तुओं का मूल्य बदल गया है। अब आदमी दुनियादारी में भारी भरकम चाहिए और पैसे से पुष्ट चाहिए तो राष्ट्र की राजनीति उसे पहचाने। मैं वस्तुओं के इन प्रचलित मूल्यों का कायल नहीं हूं। पैसे वाला क्यों बना जाए? आप पैसे वाला होना 10 और को उससे वंचित रखना है, और यदि कोई पैसे वाला बनता है तो मेरा ख्याल है इस कारण उसे बल्कि निम्न समझना चाहिए। लेकिन वस्तुओं की बाजार दर को न मानकर मैंने अपने लिए लाचारी खड़ी कर ली है कि मैं उखड़ा रहूं। जिनको निम्न कहा जाता है उनसे अपने को तोड़कर मैं भद्रवर्गीय बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। तब क्या हो? जिंदगी ऐसी चीज बन गई है कि बिना पैसे के नहीं चलती। गाय भैंस का दूध लेकर नहीं पी सकते जब तक वे अपनी न हों। पेड़ का फल और खेत का शाक नहीं ले सकते जब तक वे अपने न हों। कहीं जाना हो तो रेल में बैठकर नहीं जा सकते जब तक टिकट न हो। इन सब के लिए फिर पैसा चाहिए। वह पैसा टकसाल में ठुकता है या सरकारी छापेखाने में छपता है। ये पैसे की संस्था बड़ी पेचीदा हो गई है। अनुत्पादक चालाकियों से सोने का ढेर बन जाता है। उत्पादक ठोस मेहनत करने पर तांबे के पैसों का भी भरोसा नहीं बनता। अब खराबी क्या है? खराबी उन ख्याली कीमतों में है जो हमने चीजों को दे रखी हैं। हमारा समाजशास्त्र, हमारा नीतिशास्त्र, हमारा स्वतंत्र अर्थशास्त्र, हमारा धर्मशास्त्र, सब उन कीमतों को मानकर चलते और उनको मजबूत बनाते हैं। हमें उनमें एकदम परिवर्तन लाना होगा। पैरों तले जो हैं वे ऊपर दिखेंगे, सिर चढ़े धरती चूमेंगे। तब मैं क्या करना विचारता हूं ये तुम पूछते हो। मैं पहले कुछ रुपए तुमसे पाना चाहता हूं, फिर कहीं 25-30 रुपए माहवार का ठीक ठिकाना बनाना चाहता हूं। 4 वर्ष मैंने इस परीक्षा में दिए हैं कि बिना पैसे जीवन संभव हो। मैंने पाया है वो संभव नहीं होता। हाँ, इस तरह संभव होता है कि तुम स्वयं पैसे से दूर रहो लेकिन पैसे वाला कोई तुम्हारा भक्त हो। या बिना पैसे जीवन इस तरह भी संभव होता है कि स्वयं पैसा न बनाओ पर किसी पैसे वाले के तुम भक्त हो जाओ। गांधी पहली तरह का आदमी है, चाटुकार दूसरी तरह के। दोनों बेपैसे सुखी रहते हैं। इसलिए मुझे 30-40 जितने मासिक का हो सुविधा कर लेना चाहिए। हाँ, उसकी हद है, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। उन रुपयों के लिए ठीक क्या काम पकड़ना होगा ये मैं अभी नहीं जान सकता। श्रीकांत चुपचाप सुनता रहा। उसने कहा, हम भी ये सोचते हैं मैं और वो कि तुमको भटकना छोड़कर जमना चाहिए। एक जगह बैठो, कुछ कमाओ, घर बसाओ और इज्जतदार आदमी की तरह रहो। जबरदस्ती नया रास्ता बनाने के पीछे पड़ने में क्या रखा है? हरिप्रसन्न ने कुछ आवेश के साथ कहा, कुछ कमाओ, घर बैठो, बाल बच्चे जनो, आज और कल के बीच में नपे हुए और दबे हुए रहो। यही है? क्यों श्रीकांत, यही सब कुछ है? श्रीकांत ने कहा, मैं नहीं जानता तुम किसको सब कुछ समझते हो, लेकिन जो कुछ भी समझते हो वो करो और 30 रुपया माहवार तक जब तक चाहो मुझसे लिए जाओ। हरिप्रसन्न ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो जिंदगी नहीं है जिसमें चारों तरफ दीवारें खड़ी करके हम विश्व के बीचों बीच अपना पक्का घर बनाकर अपने को कैद कर लेते हैं। विश्व के जीवित संपर्क में रहना होगा। आज और कल के बीच में बंद हम नहीं रहेंगे। शाश्वत को भी छुएंगे, सनातन और उन्नत को भी हम चखेंगे। तुमने जो बनी बनाई राह सामने कर दी है वो हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती। हमारा मार्ग अनंत है और वो तुम्हारी राह अपनी समाप्ति पर संतुष्ट पारिवारिक जीवन देकर हमें भुलावे में डाल देती है। मनुष्य पति और पिता बनकर अपने को बांधता है। इस प्रकार उत्सर्ग की, मुक्ति और स्वाधीन जीवन की महिमा से वो अपने को दूर बनाता है। श्रीकांत को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। पुराने हरिप्रसन्न के ये अनुरूप ही था। उसने कहा, तुम शाश्वत को कैसे छुओगे? अनंत का और सार्वभौम का कैसे रसास्वादन पाओगे? कैसे? हरिप्रसन्न ने कहा, कैसे? जिसने मनुष्य को बांटा है वो मेरे लिए नहीं होगा। धर्म और पाप ने मनुष्य को मनुष्यत्व से अलग किया। सभ्यता ने, समाज ने, कानून ने अमीर गरीब, शासक शासित, कुलीन और अछूत की सृष्टि की। ये सब मेरे लिए न होगा। उन सब में जो सत्य है मात्र वही मेरे लिए होगा। मैं किसी वर्ग का नहीं हूं तो निम्न वर्ग का हूं, श्रमी वर्ग का हूं। मेरा परस्पर व्यवहार किसी समाज और संप्रदाय की परिधि में न घिरा होगा। मैं अपनी सहानुभूति पर कोई भूगोल की सीमा न चढ़ने दूंगा। मेरा भविष्य सदा अनिश्चित होगा, क्योंकि मनुष्य का निश्चय मौत नाम की वस्तु आ जाने पर सब रखा रह जाता है। मैं अकेला रहूंगा, क्योंकि ना मैं बंधना चाहता हूं न बांधना चाहता हूं। स्नेह का बंधन ही मेरे लिए हो, क्योंकि वो बांधकर भी खोलता है। स्नेह को औचित्य देने के लिए मेरे निकट किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। अपने से बाहर के प्रति मैं उत्तरदाता नहीं हूं। श्रीकांत ने कहा, अच्छा रुको मत, चले चलो, मेरा घर अब दूर नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब?
तुम इससे इनकार करोगे कि मैं 30 रुपये अपने पास से निकाल दिया करूं और तुम बेफिक्र हो सको? हरिप्रसन्न: हाँ, मैं ये नहीं चाहता। मैं कुछ काम करके रुपया पाना चाहता हूं और उतना काम देकर मैं अपना जीवन अपना रखना चाहता हूं। हाँ, इस वक्त 15 रुपये मैं तुमसे ले लूंगा। श्रीकांत: काम क्या करोगे? हरिप्रसन्न: अभी तो जिस तरह का जो काम हाथ आ जाए। श्रीकांत ने कहा, हरि, मुझे एक बात कहने दो। मुझे नहीं लगता पैसा जितना छोटा है उसे तुम उतना छोटा अभी समझते हो, या जितने का वो प्रतिनिधि है उतने मूल्य की ठीक आंक तुम्हें है। हरिप्रसन्न: जब तुम कह सकते हो कि मेरे पास जो अतिरिक्त रुपया है वो मेरा नहीं है, भूखे का है, तब तुम मेरे पास से लेकर किस तरह अपने को एहसानमंद मान सकते हो? अगर 30 रुपये लेकर तुम एहसान का बोझ अपने ऊपर अनुभव किए बगैर नहीं रह सकते तो आगे और क्या करोगे? मेरी जरूरत से जब 30 रुपया अतिरिक्त है और तुम्हें उसकी बेहद जरूरत है, तब साधारण न्याय से वो रुपया मुझसे अधिक तुम्हारा हो जाता है। पैसा, न्याय यदि ईश्वरीय हो तो धनिक से अधिक भूखे का है। इसमें बीच में एहसान की या काम करके उस एहसान को उतार देने की बात कहाँ आती है? हरिप्रसन्न सोच में पड़ गया। उसने कहा, श्रीकांत, ये तुम क्या कहते हो? व्यवहार व्यवहार है। श्रीकांत: तो तुम सीधी तरह व्यवहारी क्यों नहीं बनते? हरिप्रसन्न: नहीं नहीं श्रीकांत, मेरा निश्चय ठीक है। पैसा चीज खराब है, उसका लेन देन परस्पर मन में मुटाव पैदा कर देता है। जिसमें तनाव न हो वैसा लेन देन ही ठीक है। वैसे लेन देन को फिर सौदा कह सकते हैं। पैसा कोई क्यों दे जब तक एवज वो पाए नहीं। ये सुनकर श्रीकांत का सुख कम होने लगा। वो हरिप्रसन्न में व्यवहार बुद्धि न देखना चाहता था। व्यवहारी लोग क्या दुनिया में कम हैं? हरिप्रसन्न उनमें एक गिनती और बढ़ाए, इससे दुनिया का क्या भला होने वाला है? उसने कहा, हरि, तुम जो ठीक समझो, अपने मन पर बोझ डालकर तो सचमुच किसी से पैसा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हरि, पैसा कब इस लायक है कि उसको देकर आदमी अपने को दानी माने या उसे लेकर कोई अपने को दीन समझे? जरूरत पैसे को इधर उधर करती है। जरूरतों को रफा करने के लिए ही वो है। इससे आगे उसका महत्व नहीं है। महत्व मत दो, इधर आओ, इधर। ये कहकर सीधे जाते हुए हरिप्रसन्न को श्रीकांत ने ठीक सड़क पर मोड़ा। घर पास आ चला था और पिछला सिलसिला तोड़कर श्रीकांत ने कहा, तुम जबलपुर से कब आ गए? कहाँ कहाँ रहे? हमने तुम्हें एक खत भेजा, वो वापस आ गया। तुम्हारी भाभी की तस्वीर भी उसमें थी। वो तुम्हें खूब जानती है, तुम्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ना होगी। हरिप्रसन्न चुपचाप ही रह गया। उसे स्त्रियों से दूर दूर से ही वास्ता पड़ा है। वो उनसे कुछ डरता सा है। स्त्रियों से वो मिला है, किंतु स्वयं वो पुरुष हैं जबकि वे स्त्री हैं, इस भांति नहीं मिला। वे राष्ट्रीय कार्यकर्ती थीं, ये भी राष्ट्रकर्मी था। सभा में कहीं वो वक्ता थीं, ये भी वक्ता था। इसी भांति सभा समाजनगर में वे भी थीं, ये भी था। जैसे दो नागरिक मिले हों, ऐसे ही वो स्त्रियों से मिला था। वो निज में उनका कुछ है, इस भावनापूर्वक स्त्रियों के प्रति बढ़ने का उसे अवसर नहीं आया था। निस्संदेह अतीत जीवन में कईयों के साथ उसके संबंध घने होते गए हैं और उनमें कुछ मिठास भी उठासा है। फिर भी अंत तक वो उन सब में अपने को इम्पर्सनल ही रखता आया है। स्त्रियां उसके लिए सब बहन जी और उन सबके लिए वो स्वयं भाई जी रहा है। यहां तक कि बहन जी और भाई जी से आगे होकर वो कभी बहन भाई भी नहीं बना है। जिसको कह दे तू या जिसको तुम संबोधन भी कर सके, ऐसी निकट ऐसी अपनी एक भी उसकी नहीं हो पाई। स्त्रियों के लिए वो आप ही कहता आया है। अब ये श्रीकांत ने उस भाभी का जो जिक्र चला दिया है, वो क्या आप है? वो क्या आप ही रहने वाली है? वो तो उसकी भाभी है। उससे अनपेक्षित मात्र उसके प्रति महिला रूप में विराजने वाली कोई वो नहीं है। वो तो भाभी है, जिसके भाभी होने से ही आदमी को देवर बन जाना होता है। एक दूसरे के लिए वे दो सज्जन और महिला नहीं है, वे देवर और भाभी है। तब सज्जनों के बीच में काम देने वाला आप क्या देवर और भाभी के बीच में भी ठीक बैठ सकेगा? हरिप्रसन्न ये सोचता है और देखता जाता है, ये कैसी भाभी है और मुझे किस प्रकार देवर बनना होगा? ये भाभी देवरपन क्या है? श्रीकांत ने जब कहा, हरि, तुम क्या उसकी भी ऐसी ही कदर करोगे जैसी मेरी बात की है? वो नहीं पसंद करेंगी कि दिल्ली शहर में 35-40 रुपए के ऊपर अलग घर लेकर रहो। तब हरिप्रसन्न की कुछ ठीक तरह समझ में नहीं आया कि कौन भाभी हैं जिनको मेरे अलग रहने के बारे में कहने को कुछ हो सकता है। ये सारी बात वो हृदय में पूरी तरह बैठा ही नहीं सका। उसने कहा, वो ऐसा क्यों कहेंगी? श्रीकांत ने कहा, वो ऐसा क्यों कहेंगी? इसका कारण मैं सिवाय इसके और क्या दे सकता हूं कि वो तुम्हारी भाभी है। हरिप्रसन्न चुप हो गया। उसको चुप कम चीजें करती हैं, लेकिन इस तरह उसके परिचय में भाभी बनकर आने वाली एक नारी का परोक्ष प्रवेश एक ऐसी ही चीज है। जब एक जीने के आगे आकर रुककर श्रीकांत ने फैले पड़े एक काले घुंघराले वाल वाले कुत्ते को सीटी बजाकर ब्लैकी ब्लैकी कहा और वो उनके पैरों में मुंह और पूंछ को एक साथ ही लपेटने की चेष्टा करने लगा, तब हरिप्रसन्न का जी धड़क रहा था। श्रीकांत ने कहा, चलो। हरिप्रसन्न ने कहा, चलो ना। श्रीकांत ने हंसकर कहा, आगे चलो। हरिप्रसन्न ने कहा, ओह चलो भी।
और हरिप्रसन्न श्रीकांत के पीछे पीछे उस जीने पर चढ़ गया। तो ये था इसका दूसरा अध्याय। कल हम इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे।